in association with Kuku FM. अब विस्तार से बात होगी संसद में हुई घटनाओं की। बिल पास हुए, कैसे बिल पास हुए, सत्ता पक्ष का क्या रोल रहा, विपक्ष का क्या रोल रहा, संसद के बाहर क्या हुआ और आईटी कमेटी में क्या हुआ। सबसे पहले आईटी कमेटी की ही बात कर लेते हैं। राजदीप जी, आपने महुआ मोइत्रा से बात की। इल्जाम है कि उन्होंने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा। इस तरह से किसी की जाति अस्मिता पर, किसी की प्रांतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहां तक उचित है? अगर उन्होंने ये कहा तो बिल्कुल गलत है। ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है या उससे पता चलेगा कि क्या है। अगर वो रिकॉर्डिंग है तो जरूर दिखानी चाहिए। गलत है, किसी भी प्रांतीय पर, किसी भी प्रांत पर इस तरह का, और वो भी सांसद का कहना गलत है। लेकिन आप देखिए, यही तो मुश्किलात है हमारे पॉलिटिक्स में। हमारी पॉलिटिक्स इतनी ओछी हो गई है। एक किसी ने उसको बिहारी गुंडा कहा, वहां महुआ मोइत्रा को जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा अरे लेकिन निशिकांत दुबे तो मीटिंग में ही नहीं थे, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, रजिस्टर पर सिग्नेचर ही नहीं किया कि वो मीटिंग में शामिल थे। सवाल ये है कि आज निशिकांत दुबे एक तरफ, आज वही निशिकांत दुबे ने कहा स्पीकर को कि आप हटा दीजिए शशि थरूर को चेयरमैन उसी आईटी कमेटी के। तो टकराव इतना बढ़ गया है। और महुआ मोइत्रा को भी एक तरह से लगता है ममता बनर्जी की तरह कि मैं भी पार्लियामेंट में एंटी मोदी कैंप की एक सिंबल बन गई हूँ। फर्स्ट टाइम एमपी हूँ, लेकिन मैं जोर जबरदस्त बात करती हूँ अंग्रेजी में। लोग मैं कहूँ उनका छोटा जो वीडियो है मेरा, वो वायरल हो गया है, उनकी बातचीत। तो महुआ मोइत्रा को लगता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो है वो सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा ने जो अगर ये कहा है तो ये गलत है। दूसरी तरफ से अगर निशिकांत दुबे भी वो मीटिंग बॉयकॉट करना चाहते थे और रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे ताकि कोरम ना बने, और आज शशि थरूर को एक तरह से आप कहते हैं उसे उन्हें भी हटाओ, तो एक टकराव बन गया। मेरा बार बार ये कहना है, संसद को टैक्स पेयर के पैसे पर चलती है ये संसद सौरभ भाई। ये बाई पार्टीजन होनी चाहिए कुछ विषयों पर। हर विषय को अगर आप एक ही नजरिए से देखेंगे तो गलत है। मनीष तिवारी ने बहुत ही अच्छा एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह जैसे इश्यूज पर आप पार्टी लाइन लीजिए, लेकिन मुद्दों पर हर एमपी को आजादी दे दीजिए कि वो अपनी बात रख पाए, नहीं तो इसी तरह से चलेगा। आज किसी ने कल बिहारी गुंडा कह दिया, कल हाथापाई होगी मेरे दोस्त। ये नौबत आ गई है कि हाथापाई होगी हमारे संसद या किसी कमेटी में। इतना हमने जहर बो दिया है, ये बाई पार्टीजन की जगह पे पोलराइज्ड इतना बना दिया है कि वही संसद देश के मुद्दों पर बात नहीं कर सकता बगैर अपने राजनीतिक आईने को देखते हुए। ये गलत। अच्छा, ये बताइए कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, वो पूरा हम जरा आईटी कमेटी का मसला समझ ही लेते हैं। अभी राहुल जी और हिमांशु जी के पास भी आएंगे कि भाजपा का और दूसरे दलों का क्या रवैया है, और पैक्सिस के मुद्दे पर सरकार क्यों, हम देख रहे हैं इजराइल ने जांच बिठाई, एनएसओ पर रेड हुई, फ्रांस जांच कर रहा है, भारत सरकार इस तरह की जांच के आदेश नहीं दे रही। अभी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया कि भाई जांच से किसी को क्या समस्या हो सकती है, जांच से क्यों इतना डर है, लेकिन उस आईटी कमेटी में जांच के बहाने क्या हो रहा है? महुआ मोइत्रा ने क्या बताया? देखिए, 2 दिन की मीटिंग थी, 27 और 28 जुलाई की मीटिंग थी, और 28 के एजेंडे में पेगासस का नाम था या इस पर चर्चा होने वाली थी। शशि थरूर ने कहा कि ये भी एजेंडा पर हम रखेंगे। हम उस मीटिंग में टेलीकॉम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल है, उनको उस मीटिंग में बुलाएंगे। अब 27 को ही ट्रबल होता है कि उन दोनों के बीच में बात नहीं बनती है, निशिकांत दुबे और शशि थरूर। वो मीटिंग उस दिन भी कॉल ऑफ होती है। 28 को जब मीटिंग होती है तो हमें जो जानकारी है कि महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, वो सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी के जो सांसद उस मीटिंग में है कुछ पहुंचते हैं जैसे निशिकांत दुबे, लेकिन रजिस्टर में साइन नहीं करते क्योंकि आपको 10 लोगों का कोरम चाहिए तभी वो मीटिंग हो सकती है। तो केवल 9 विपक्ष के लोग थे। ये यहां से बात शुरू होती है, और जो ऑफिशियल्स हैं जिनको बुलाया गया है वो भी कहते हैं 1 घंटे पहले, शशि थरूर का कहना है 1 घंटे पहले, निशिकांत दुबे वगैरह और भाजपा का कहना है कि 2 दिन पहले ही बताया गया था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन शशि थरूर का कहना है कि 1 दिन पहले हमें 1 घंटे पहले बताया गया कि वो अधिकारी जो है वो आ नहीं सकते, वो किसी और चीज में व्यस्त है। अब इसका मतलब है वो मीटिंग नहीं हो पाती है। महुआ मोइत्रा का ये भी कहना है
कि सुभाष चंद्र गोयल जो जी के मालिक है, वो राज्यसभा के सांसद है, वो इस कमेटी में है, वो आ रहे थे, उनको पकड़ा गया और कहा मत जाइए। ये महुआ मोइत्रा का कहना है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव वहां आकर बीजेपी के एमपी को कह रहे थे आप मत जाइए, कोरम नहीं होने दीजिए। ये एक तरह से ये तो हो सकता है, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं आए, इस पर अभी तक सवाल है। एंड में ये हुआ कि वो आईटी मीटिंग जो 28 को होनी थी, जिसमें शशि थरूर ने कहा पेगासस डिस्कस करेंगे, वो मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि उस मीटिंग में कोरम नहीं थी। अब उस मीटिंग में गाली गलौच हुई। महुआ मोइत्रा कहती है अगर मैंने कहा है तो कहा है, लेकिन पहले निशिकांत दुबे बताए वो मीटिंग में हाजिर क्यों नहीं थे, उन्होंने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ निशिकांत कहते हैं ये कैसी महिला है, एमपी होकर इस तरह की बात करती है, उन्होंने स्पीकर को लिखा है। शशि थरूर ने स्पीकर को अब लिखा है प्रिविलेज मोशन कि वो अधिकारी क्यों नहीं आए। ये पूरे पार्लियामेंट संस्था पर एक तरह से सवाल उठ रहा है कि अधिकारी आते नहीं है जब आप बुला रहे हैं। तो ये जो डिवाइड जो हम देख रहे हैं, जो हम बाहर से देखते हैं, रोज संसद नहीं चल रहा है, वही आईटी कमेटी में नजर आया, क्योंकि पेगासस बड़ा संवेदनशील सब्जेक्ट है। शायद बीजेपी उस पर बात नहीं करना चाहती, शायद विपक्ष उसका फायदा उठाना चाहती है। बहुत पोलराइज्ड हो गया है ध्रुवीकरण जो हुआ है। और दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं। महुआ मोइत्रा का कहना है। ठीक है हिमांशु, निशिकांत दुबे और बीजेपी खेमे की क्या रणनीति है? आईटी कमेटी में शशि थरूर के होने से उनको क्या समस्या है, क्या इल्जाम है, और पेगासस को लेकर जांच में क्या समस्या है? आईटी कमेटी को लेकर जो बात अभी राजदीप कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा ने ये चीजें कही हैं और उन्होंने जो अपशब्द, असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया निशिकांत दुबे के लिए, वो उन्होंने कहा मैंने कहा लेकिन वो क्यों नहीं आए। देखिए, मैं और राहुल जी बहुत सालों से, राहुल जी तो मुझसे बहुत सालों से पहले से ही जो है स्टैंडिंग कमेटीज देखते रहे हैं। ऐसा बहुत सी बार होता है, जब मैं पहले अधिकारियों वाली बात क्लियर कर देता हूँ कि अधिकारी नहीं आते हैं तो वो समन नहीं होने पर नहीं आते हैं, तो वो बताते हैं कि वो किस कारण नहीं आ पा रहे हैं। पिछले साल यूडी की एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष जो हैं जगदम्बिका पाल थे। उन्होंने जब कमेटी की बैठक हुई, ना उसमें सांसद आए ना अधिकारी आए, और जो अधिकारी आए थे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे के अधिकारी थे। स्टैंडिंग कमेटीज में ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारियों को जो है बुलाया जाता है। अब उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि वो किसी और मीटिंग के अंदर व्यस्त हैं, और मीटिंग अगली मीटिंग के अंदर वो आके जो भी बात कहनी है, जो पूछना है, उन सब सवालों का जवाब देंगे। ये कई बार होता है, और वो यूडी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई थी। सांसद भी नहीं आए थे और अधिकारी भी नहीं थे। इसकी कंप्लेंट जगदम्बिका पाल ने रिटर्न के अंदर स्पीकर को की थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि सभी को स्टैंडिंग कमेटीज में आना होगा, अगर नहीं आएंगे तो उनकी स्टैंडिंग कमेटीज से उनको हटाया जा सकता है। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा के चेयरमैन ने एडवाइजरी जारी की थी। दूसरा, अब संसद की स्थायी समिति के अंदर अगर कोई व्यक्ति एंटर करता है, साइन पहले होते हैं, कई बार बाद में होते हैं, कई बार जो मेंबर है वो आके बैठता है चेयर पर, उसके बाद रजिस्टर आता है और उसके बाद साइन होते हैं। अगर कोई मेंबर लेट हो गया या वहां कोई बात चल रही है मीटिंग शुरू होने से पहले, उसमें लेकर कोई बवाल हो गया या कोई किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है, उस पर बहस जारी है। अब मीटिंग नहीं हुई क्योंकि मेंबर नहीं थे, मेंबर आए नहीं आए, किसने रोक लिए, कौन आरोप लगा रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर महुआ मोइत्रा के पास प्रूफ है कि पीयूष गोयल ने किसी व्यक्ति को रोक लिया या सुभाष चंद्रा जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं उनको रोक लिया, तो वो आके बताएं, पत्र लिखें स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। शशि थरूर को लेकर जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि पिछले साल जितनी चर्चाएं हुई हैं आईटी के अंदर, उन पर अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई। दूसरा, निशिकांत दुबे का ये कहना है जो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जो लिस्ट किए जाते हैं, वो डिस्कशंस में नहीं होते हैं, वो उठा के किसी और मुद्दे को ले आते हैं। तो उन्होंने उसकी शिकायत की है, रूल के तहत की है, नियम के तहत की है। अगर वो ठीक है तो स्पीकर उस पर शशि थरूर पे फैसला लेंगे, अगर नहीं है तो शशि थरूर उसके चेयरमैन रहेंगे। अब इस तरीके की स्टैंडिंग कमेटीज में बहुत बार होता है। मैंने कुछ देर पहले राजदीप को बताया भी था कि पीएससी की 2G स्पेक्ट्रम को लेकर एक कमेटी थी जिसमें मुरलीधर जोशी
चेयरमैन थे और वो एक रिपोर्ट 2G को लेकर सबमिट करने वाले थे। उस 2G स्पेक्ट्रम रिपोर्ट को लेकर बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को भी बुलाऊंगा, हाजिर करूंगा, और तब उसमें स्पीकर को फैसला लेना था, नहीं हो पाया। कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं करने दी गई थी। सत्ता पक्ष यूपीए ने एक नया चेयरमैन चुन लिया था और सैफुद्दीन सोज को चेयरमैन बना दिया था। उन्होंने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी रिपोर्ट को स्पीकर के पास भेजा था, मीरा कुमार के पास। मीरा कुमार ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि ये इसमें न किसी का डिसेंट है न कुछ है, आप पूरी रिपोर्ट लाइए। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं। कई स्टैंडिंग कमेटीज की ऐसी हैं जिसमें आपको बताना होता है, लेकिन असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करना किसी सांसद के प्रति बैठकों में या संसद के बाहर, ये ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं है। हिमांशु जी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं क्योंकि लंदन टॉप में नहीं होता, लेकिन एक बात जानिए, यही मैंने राहुल जी को भी लास्ट टाइम कहा था, ये वाटर बाउंड्री कौन कहता है कि यूपीए जमाने में ये नहीं होता था? यूपीए जमाने में होता था। अब क्या हुआ है, और ब्रेजन हो गया है कि आपको करना है आप करिए, फर्क इतना ही है। जब यूपीए में था ये कई चीजें होती थी। जो सत्ता पक्ष है वो स्टैंडिंग कमेटी प्रोसेस को फायदा उठाने की कोशिश करता है, या पार्लियामेंट को एक तरह से अपने पावर का एक इंस्ट्रूमेंट समझता है, लेकिन ये गलत है। मैं बार बार कहता हूं, पार्लियामेंट इज पेड फॉर बाय टैक्स पेयर्स। हिमांशु जी, जो गलत हो रहा है वो गलत है। ऑफिसर नहीं आते हैं मीटिंग में, कहते हैं नहीं हमारे किसी और टीवी चैनल की मीटिंग है इसलिए हम इस मीटिंग में नहीं आ सकते। क्यों? इसका मतलब है क्या? आज ये आईटी में हो रहा है, कल अलग स्टैंडिंग कमिटीज में होगा। जो गलत है हमने गलत कहना चाहिए, ये नहीं एक सेकेंड देखिए, एक तो समस्या ये है कि आप लोगों मैं तो वही कह रहा हूँ हिमांशु एक सेकंड समस्या ये है कि आप लोगों की टीवी डिबेट की आदत है। हम आराम कैसे नहीं हिमांशु एक सेकंड, हम अपना डेसिबल भावुक हो, है ना, हम सब तो साथी हैं। पत्रकार भावुक नहीं हूं। अरे राजदीप जी बात तो सुन लीजिए महाराज। हिमांशु और मैं दोस्त हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी दोस्त हैं। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे भी दोस्त हैं, और ममता नहीं वो दोस्त नहीं है। नहीं, और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी भी भाई बहन है, वो ठीक है, वो हम बचा के रखे हैं ये चीजें। मैं ये कह रहा हूं हम अपनी बात रखें और बात में डेसिबल का थोड़ा ख्याल रखें, और अपनी अब आप वाटर बाउंड्री और जो भी तर्क कह रहे हैं, राजदीप जी ने अपनी बात कही, हिमांशु अब आपकी बात सुन लेते हैं, और फिर मैं संतों की तरह शांत बैठे राहुल श्रीवास्तव जी की तरफ चलूंगा। मेरा तो एक ही चीज, अब मैं इस पे अंत कर देता हूं सौरभ, कि संसदीय समिति को हमेशा छोटी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होता है। वहां कोई सत्ता पक्ष नहीं होता, वहां कोई विपक्ष नहीं होता, वहां सभी सांसद मिलकर काम करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर कि पार्टीज के खिलाफ जाकर भी सांसदों ने डिसेंट दिया है और अपनी राय को रखा है। तो इस तरीके का किसी चीज को लेकर अगर डिस्कशन है, होना चाहिए, ये आपस में बैठ के भी चर्चा की जा सकती है, और वो चर्चा होनी चाहिए। अगर उन्होंने उसके लिए शशि थरूर ने अगर कमेटीज के लिए जो मिनट्स निकलते हैं उसमें ये कहा था कि इस पर चर्चा होगी, पेगासस पर, तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सवाल बहुत से निशिकांत दुबे की तरफ से या सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा उठाए गए हैं, उसके ऊपर अगर चर्चा हो तो सारी विषयों पर चर्चा हो। ये मुझे लगता है कि अगर कमेटीज है तो कमेटी के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, तब कोई चीज निकलकर क्लियर होगी। और मुझे लगता है अगली बार जब आईटी कमेटी की बैठक होगी तो बहुत शांत माहौल में होगी, इस पिछली कमेटी के माहौल की तरह तो नहीं होगी। राहुल श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जब देश की संसद चल रही है, संसद में एक इतना गंभीर आरोप लगा है संसद के बाहर पेगासस के मामले पर, सत्तारूढ़ दल को पेगासस पर चर्चा कराने में क्या समस्या है? और एक और चीज प्लीज क्लियर कीजिएगा, हमने ये सुना कि गवर्नमेंट ने कहा कि वो किसी रूल के तहत चर्चा नहीं करवाएंगे अगर बात हो भी जाती है तो ये रूल के तहत चर्चा होना और रूल के बाहर चर्चा होना, वो वाला भी एक बार प्लीज क्लियर कीजिएगा। सौरभ, मैं पहले निखिल की बात कर देता हूँ। देखिए, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं निखिल,
जिसके तहत एंड में वोटिंग होती है। और क्या है कि वो एक अटेम्प्ट होता है ऑपोजिशन के द्वारा कि एक सेंस ऑफ द हाउस बिल्ड कर दी जाए कि इस इशू पे सेंस ऑफ द हाउस क्या है, यानी मेजॉरिटी किसके साथ है। ऑपोजिशन की कोशिश रही है तमाम पिछले कई सालों में कि एक सेंस ऑफ द हाउस लेकर के ऐसा एक रेजोल्यूशन पास हो जाए हाउस में जो कि सरकार के खिलाफ हो, और सरकार वो ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसमें तमाम रूल हैं दोनों हाउसेज में, जिसमें वोटिंग एट द एंड ऑफ द डिबेट वोटिंग हो, विपक्ष वो चाहता है। तो साहब ऐसा है कि कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है, ना कभी मनमोहन सिंह साहब सरकार तैयार हुए थे, ना उससे पहले लोग तैयार हुए, ना अभी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि साहब जो मेरी कमजोरी है मैं उस पर वोट क्यों करवाऊंगा। कहीं ऐसा है कि विपक्ष एक हो रहा है, एक हो गया, अप्पा लगा दिया तो बदनामी मेरी होगी कि देखो पार्लियामेंट पूरी मेरे खिलाफ हो गई है। तो बहरहाल वो कानूनी नजरिया है, इसलिए सरकारें किसी रूल के तहत डिबेट नहीं चाहती हैं। दूसरा, इस पे तो सरकार कह रही है कि साहब डिबेट नहीं जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा ही मैन्युफैक्चर्ड है। तो जहां तक सवाल सौरभ आपने जो पूछा, मैं कई दशकों से पार्लियामेंट देख रहा हूं कि मुझे पार्लियामेंट करने में सबसे ज्यादा जो रास आता था वो ऐसा होता था कि वो मिनी पार्लियामेंट होती थी, उसमें सारी कड़वाहट बाहर रख दी जाती थी, अंदर जाकर के लोग एक दूसरे की बात सुनते थे। और साहब इन स्टैंडिंग कमेटी को लोग हल्के में लेते हैं। मैंने इस देश के सबसे पावरफुल और पैसे वाले लोग, रतन टाटा, अनिल अंबानी, इन लोगों को दरवाजे की चौखट में खड़े देखा है स्टैंडिंग कमेटी की पेशी के सामने। वो पावर है स्टैंडिंग कमेटी की कि वो सरकारों को, तमाम लोगों को पलट करके वो रोक सकती है। और स्टैंडिंग कमेटी की इस पावर का आप एक नमूना देखिए, और भाईचारे का, कि तमाम कड़वाहट थी एक समय पे मनमोहन सिंह कांग्रेस की और बीजेपी नरेंद्र मोदी के अंडर, लेकिन 19 जनवरी 2017 में एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी फाइनेंस की, जिसके मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री सदस्य थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से एक सवाल दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पूछा कि कुछ बयानों के बारे में, एनपीएस के बारे में। तो उर्जित पटेल इससे पहले बोलते तो हाथ अपना रखा दिग्विजय सिंह के हाथ पे मनमोहन सिंह ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर उर्जित पटेल, यू डू नॉट नीड टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। उन्होंने कहा आपको इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह आरबीआई गवर्नर को घेर के भारत सरकार को घेरना चाहते थे। मनमोहन सिंह डिमोनेटाइजेशन पे था सर, राहुल जी, डिमोनेटाइजेशन पे थी। जी, उन्होंने गरिमा की बात कही कि ये गरिमा नहीं है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे तमाम आरबीआई की फंक्शनिंग पर सवाल उठेगा। और उन्होंने जवाब मत किया। उर्जित पटेल ने मनमोहन सिंह का शुक्रिया किया, कमेटी के चेयरमैन ने शुक्रिया किया। ये कमेटियां होती थी। देखिए, ये शशि थरूर साहब का जो कमेटी है, इसका ये किस्सा आज का नहीं है, कुछ साल पुराना हो चुका है। शिकायतें बीजेपी की, ये कड़वाहटें जो आज इतनी प्रखर दिख रही हैं, ये कुछ समय पहले ये होती थी। उनकी शिकायत ये थी कि साहब जो एजेंडा कमेटी में तय होना चाहिए वो कमेटी में तय नहीं होता। एजेंडा जो पहले वेबसाइट पे आना चाहिए या इंफॉर्मेशन मेंबर्स को आनी चाहिए, वो नहीं आती, वो पहले ट्विटर पे या किसी प्रेस के बयान में आती है। ये पहली शिकायत थी बहुत सारे सांसदों की, और इसके अंदर सिर्फ बीजेपी के नहीं, कुछ और पार्टियों के भी सांसद थे। वो नाराज थे कि ये पहले डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद ये बात आनी शुरू हुई कि जिन एजेंडे पे डिस्कशन होकर के जो पॉइंट बनते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं बनती है। उसके बाद जिन लोगों को बुलाया जाना है इस पे डिस्कशन नहीं होता है। एक तरह का कंप्लीट ब्रेकडाउन है इस कमेटी के अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है कि सड़क की जो राजनीतिक रंजिशें हैं वो पहले पार्लियामेंट में पहुंच गई हैं, और अब वो खुल करके स्टैंडिंग कमेटी को भी तबाह करने पे आमादा है। अभी अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट पे डिस्कशन था, बड़े बड़े लोग उसके लिए बुलाए गए थे, लेकिन उसमें एक तुर्रा ये भी था कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो पेगासस का मामला है इस पे डिबेट हो। थरूर साहब ने बिना कमेटी के अंदर डिस्कस किए ये एजेंडा डिक्लेयर कर दिया, इस पे डिस्कशन होगा। बीजेपी वालों ने तय कर लिया कि इस पे बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट करके वो अंदर गए, लेकिन मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके बाहर आ गए। अब मुद्दा आ गया है कि ऑफिशियल्स नहीं आए। ऑफिशियल्स ने पहले कन्वे कर दिया था। स्टैंडिंग कमेटी में कई बार यह भी हुआ है कि प्राइवेट एंटिटीज को बुलाया गया है, वो नहीं आए, उनके खिलाफ तो कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं हुई। मैं कुल मिलाकर के ये कहूंगा कि अफसरान अगर नहीं आएंगे
तो स्टैंडिंग कमेटी नहीं काम कर पाएगी, सांसद नहीं काम कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट्री पैनल भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विमर्श की कमी है जो पार्लियामेंट में दिख रही है, कि जो अगर अध्यक्ष और सरकार जिनका काम है हाउस को चलाना, उनको विपक्ष से बात करनी होगी, उसी तरह से चेयरमैन को भी सबके साथ बैठ के स्टैंडिंग कमेटी को चलाना होगा। ये ब्रेकडाउन सफेदिक की तरह से है, ये फैलेगा, ये अभी यहां हुआ है, ये दूसरी कमेटी में भी शुरू हो जाएगा, तब कहेंगे कि पार्लियामेंट का टोटल फंक्शनिंग जो है ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, मुझे इसी चीज में मुझे लग रहा था आप बता ही देंगे। एक छोटा कमेंट हमको चाहिए था सर, कि और राहुल जी के लिए है प्रश्न, ये जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा कम समझते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, अभी उनको सुन करके क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ रोक लिया, सदन के अंदर वो चर्चा नहीं होने देंगे क्योंकि उनके पास दोनों जगह नंबर्स हैं, लेकिन वो कमेटी में कमेटी से उनको डर है क्योंकि वहां से ऐसी कोई रिपोर्ट निकल आएगी जिससे सरकार ही दग जाएगी। क्या इस तरह से कमेटीज कभी बिहेव या फंक्शन करती हैं कि उनकी कोई रिपोर्ट आकर के कोई बहुत ही एक्सप्लोसिव रिजल्ट दे दे? देखिए, स्टैंडिंग कमेटीज ने कई बार सरकार के तमाम कामों की भर्त्सना की है, ऐसा नहीं है। क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लोग पढ़ते नहीं है, और स्टैंडिंग कमेटी ने अभी हाल में ही अगर हेल्थ की देख लें तो स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ जो कि रामगोपाल यादव जी द्वारा लीड की जाती है, उसने बहुत सारी खामियां निकाली थी सरकारी महकमों की। यहां तक ये तक कह दिया था कि ऐसे साल में जब इस देश में पैंडेमिक फैला हुआ है, उस समय में आईसीएमआर जैसा संस्थान जो है, एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री उसको फंड कम दे रही है, ऊपर से आईसीएमआर जैसा संस्थान करीब अपना 30% फंड का इस्तेमाल ही नहीं करता है। स्टैंडिंग कमेटियां काम बहुत बढ़िया करती हैं, उसपे बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। वो सरकार के पास भी जाती है, सरकार उसको थोड़ा मोड़ा करके, किसी ना करके, लीपापोती करके उस पर काम करती है। लेकिन परेशानी यह है कि स्टैंडिंग कमेटी पे दो तरह का हमला हो रहा है। एक हो रहा है कि जो चीजें अमूमन 90% स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी पे जाती थी, अब वो नहीं जाती। आज की तारीख में आप देखिए कि लैंड एक्विजिशन बिल जो था वो डिबेट हुआ, बहुत फजीहत हुई, उसके बाद जाके वो एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। अब किसान बिल का मामला है, उसमें यही कहा जा रहा था कि साहब सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, बातचीत हो जाएगी। सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं जाके कमेटीज की आंसरेबिलिटी अपनी कम कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता भी स्टैंडिंग कमेटी का सरकार को टारगेट बनाने की भी कोशिश में लग गए हैं, और ये दोनों तरफ से वो स्टैंडिंग कमेटी को स्क्रूटनी का इश्यू बनना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन पॉलिटिकल टारगेटिंग जहां बनने लग जाएगी वहां स्टैंडिंग कमेटी भी कमजोर होगी। तो मैं ये कहूंगा कि इस हमाम में सबने बराबर के कपड़े पहन रखे हैं, ये सब मिलकर के एक प्रथा है डेमोक्रेटिक, एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, और स्टैंडिंग कमेटी है जो कि मिनी पार्लियामेंट है, उसको रेजा रेजा तबाह करने में जुटे हुए हैं। ये गलत है सर, आपके लिए क्वेश्चन है, गलत है जो मेरा ये कहना है। नहीं, हार्ड फैक्ट जानिए, अब 11%, केवल 11% बिल्स रहे हैं पिछले 2-3 सालों में जो स्क्रूटनी के थ्रू गए हैं। फार्म लॉ तो एक ही उदाहरण है। ये बड़े बड़े बिल्स जो थे वो सिलेक्ट कमेटी को जाते थे, अब वो जाते भी नहीं है। आप वो वॉइस वोट से पास करते हैं, या आधार जैसा बिल आप मनी बिल बना के राज्यसभा में पास करते हैं, क्योंकि तब आपको मालूम था कि राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी नहीं थी। ये हकीकत है। आपने लगातार पार्लियामेंट के संस्थाओं को कमजोर किया, ये सालों से हो रहा है, लेकिन अब एक ऐसे लेवल पर आ गया है। हर चीज पे यही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि अब एक ब्रेजननेस आ गई है। पहले नहीं होता था ये बात, मैं इनकार नहीं करता। तेलंगाना का बिल, जब स्टेटहुड का बिल हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ था? बत्तियां बुझा दी गई थी, उस अंधेरे में सब कुछ हो गया, और एक नया राज्य इस देश में आ जाता है उस ऐसे माहौल में। अब ये हुआ है यूपीए के जमाने में। लेकिन अगर हम हर चीज को कहेंगे कि ये हमाम में सब लोगों ने उसका फायदा उठाया, ये गलत है। क्योंकि मुझे लगता है हमारी संस्थाएं कमजोर होती है जब किसी बिल को आप स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं। और 11% अगर ये नंबर सही है तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि कई बिल्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उससे वॉइस वोट से पास करवाते हैं या दिन में पास करवाते हैं। दिस व्हाटअबाउटरी मस्ट स्टॉप। ये बहुत हो चुकी, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम एन एक्सक्यूज टू अलाउ ब्रेजन सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज द रियलिटी। पार्लियामेंट इज द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। आप ब्रिटेन में देखिए किस तरह से पार्लियामेंट चलता है।
वी आर नाउ, और आई एम सॉरी टू से दिस, ये कई राज्यों में भी हो रहा है। कई राज्यों में वहां असेंबली 2 दिन के लिए बैठती है, 1 दिन के लिए टोकन सेशन हो जाता है, 3 दिन के लिए। ये कब तक चलेगा? वाई आर दे एमएलएस और एमपीज? और एक एमएलए ने बड़ी अच्छी बात कही, ही सेड आई एम नॉट वोटेड एनी मोर। मैंने उनको जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह का उदाहरण दिया, एक एमपी को, कि किस तरह से तब भाषण हुआ करते थे। ही सेड आज की तारीख में मुझे भाषण पर वोट नहीं मिलते, आई गेट वोट फॉर द वर्क आई डू इन माई कंस्टिट्यूंसी, नॉट टू गिव स्पीचेस इन पार्लियामेंट। तो एमपी को भी लगता है कि भाषण देने से मैं उन सांसद जी की इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भाई देखिए, ऐसा है ना कि मुरली मनोहर जोशी ने एक दफा कानपुर में, जब वो कानपुर के सांसद थे 2014 से 19, उन्होंने कहा था कि भाई आप खड़ंजे और नाली के लिए सांसद नहीं चुनते, उसके लिए तो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत सब कुछ है। आपका नुमाइंदा देश के जब कानून बन रहे हैं तो उन कानूनों के बनने की प्रक्रिया में किस तरह का हस्तक्षेप कर रहा है। राजदीप जी, आई विल कम टू यू। नहीं, 1 minute, because this is important. Please appreciate the biggest subversion that has taken place. MP lads 5 crore हर MP को मिलते हैं। अचानक मोदी सरकार ने कोविड को लेकर कहा कि अगले 2 साल को आपको नहीं मिलेगा। आप जानते हैं एमपीज में कितना रोष है, कितना गुस्सा है, क्योंकि उन पैसे से वो कुछ कर सकते थे अपने कंस्टिट्यूंसी के। आप कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी की बात, लेकिन हर एमपी अपने आप को समझता है आज मैं काउंसलर बन गया हूं। कोई कहता है यार मेरी स्कूल की बिल्डिंग टूट गई बरसात में, उसको कर दो। यही चीजों पर एमपीज पर राजदीप जी, मैं आपके इस तर्क से कतई सहमत। मेरा ये कहना है 5 करोड़ में अरे आप 5 करोड़ कह रहे हैं, मैं 50 करोड़। इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र होता है, कोई भी बड़ी विकास की योजना उस 50 करोड़ में नहीं हो सकती। सांसदों का काम देश में जो कानून बन रहे हैं उन पर बहस करना है। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि पार्टी विप के चक्कर में कोई कुछ बोले ही ना, सब लोग एक लाइन तो करें। ये देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की, केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी बड़ी स्कीमें आती हैं, एमपी का काम उनकी मॉनिटरिंग और वो सब करना है। और ये भी आपको पता है कि एमपी लेड में कैसा काम होता है और किस तरीके से, जो मैं ममता बनर्जी के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किया था कि उसकी बाद में उस पर किस तरह के इल्जाम लगते हैं, सब हमारे सामने। मैं देखिए, ऐसा समय की कमी है, मैं आपके पास राजदीप जी आऊंगा। जी राहुल जी। सर, मैं एक पॉइंट राजदीप का कहना चाहूंगा। राजदीप ना बार बार ये वॉट अबाउटरी जो करते हैं ना, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो क्या है कि किसी गलत रवायत को शुरू करने से पहले सदी के हाथ कांपने चाहिए। आपने जॉर्ज फर्नांडिस को महीनों बहिष्कार किया। कभी कांग्रेस ने सोचा था कि जब वो प्रथा शुरू कर रहे थे तो 2010 के विंटर सेशन में पूरा सेशन बीजेपी ब्लॉक कर देगी। I can go back to 1989 when George राजदीप, अरे एक-एक करके बोलिए भाई, कैसे आप लोग कि क्या अपनी वरिष्ठता का तो सम्मान करिए खुद। राजदीप, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, क्या है कि रवायतें शुरू होती हैं तो मैं सुधारने वाला नहीं हूं, ये गलत है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन सुधार तो इन्हीं लोगों को करना है ना। तो ये कहना कि आज ये गलत है, प्रॉब्लम उसमें यही है कि उस दिन मुझे निखिल ने एक बात कही थी मीडिया के लिए भी कि मीडिया ऐसा कर रहा है। देखिए साहब, ऐसा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल का है कि वो कमन को जला न दे। क्या है साहब, हम ऐसा है कि हम दूसरे को कहते हैं कि आज सुधर जाओ, लेकिन भाई आज क्या कांग्रेस सोच रही है या बीजेपी सोच रही है कि पेगासस में हम बहस करा रहे, कल इसका असर क्या होगा? तो सबको कहीं ना कहीं अपने हाथ बांध के रखने चाहिए, बहुत कांपने चाहिए कि फ्यूचर क्या लाएगा हमारे। अरे राहुल भाई, आपने जॉर्ज फर्नांडिस की बात की। जॉर्ज फर्नांडिस उन नेताओं में थे जो राजीव गांधी के यू हैड बॉयकॉटेड सेशन आफ्टर सेशन ऑन बोफोर्स। ये कब तक चलेगा? मेरा ये कहना है, इस देश में इमरजेंसी भी हुई, इंदिरा गांधी ने तो पूरे पार्लियामेंट को एक तरह से सबवर्ट कर दिया था। शुड वी गो बैक टू दैट? वी आर इन 2021। आई एग्री विद सौरभ, हमारे जो एमपीज हैं उन्होंने एक तरह से देश के कानून पर गंभीरता पर सोच विचार करके पॉलिसीज बनाने चाहिए। एक जमाने में प्राइवेट मेंबर्स बिल को बड़े सीरियसली लिया जाता था, कई सदस्य आते थे बड़े गंभीरता से, फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रख के उसको एक तरह से एक बहस का मुद्दा बनाते थे। कहां होता ये सब? 50 साल जब पार्लियामेंट हुआ था, ये कहा गया था कि क्वेश्चन आवर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पिछले 24 साल में क्या हुआ है? अरुण जेटली ने जब एक पूरा संसद का सेशन खत्म हो गया था, तब क्या कहा था? समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन इज नेसेसरी।
Disruption is a tactic, is a parliamentary tactic that is needed to benefit people. अब यही तो है ना, हम कहां तक इतिहास में कहां तक जाएंगे मेरे दोस्त राहुल भाई? हम जॉर्ज फर्नांडिस की 2002 की बात करेंगे या जॉर्ज फर्नांडिस की 1980 की बात समय की कमी है राजदीप जी, मैं आखिरी संस्था की बात करें, हम संस्था की, व्यक्ति की ना। राजदीप जी मैं संस्था। अरे मेरे भाई क्या हो गया आपको? एक बात बताओ, आपके टीवी शो में कोई कॉलमिस्ट जो आपके कमेंटेटर आते हैं, विंडो में अलग अलग नजर आते हैं, वो ऐसे ही अगर खुचर पेच करते रहेंगे तो आप तो बुलाओगे नहीं उनको, हैं? आप सुन नहीं रहे, आप जिन सांसदों की बात कर रहे हैं वो कभी चेयर की नहीं सुनते, तो आप कहते हैं कैसा अनरूली बिहेवियर है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं चेयर पे बैठा हूं यहाँ। I'm not being unruly. I'm sorry. I apologize. I'll come to you. I'm sorry. I wasn't. My only I'm point saying I'll come to you. I'll come to you for last comment. Please. Thank you. Your concerns. I accept your concerns. देखिए, मसला ये है कि कोई अगर आपकी और राहुल श्रीवास्तव जी की बहस की पहली लेयर को देखेगा तो उनको यही लगेगा कि अरे यार ये तो आपस में झगड़ रहे हैं एक दूसरे की बात। सुन तो लीजिए, अरे सुनो तो गुरु, सुनते ही नहीं हो। अच्छा बताइए, सॉरी। दुश्मनी भी बहुत पुराने दोस्तों में ही होती है। अरे मेरी जान, दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी है भी नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अगर हम ठहर के आप दोनों की बात को सुनेंगे और गुनेंगे तो आप दोनों ही एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या बात है वो? कोई प्रॉब्लम अगर आज की तारीख में आ रही है तो उसके गुण दोष का विवेचन हो, उसको इसलिए स्वीकार ना कर लिया जाए कि वो पहले भी हुआ है, ये राजदीप कह रहे हैं, और राहुल ये कह रहे हैं कि जब भी इस गुण दोष का विवेचन हो तो इतिहास के सबकों को भी याद रखा जाए। ये जो लोग होलियर देन दाऊ बन रहे हैं, जब इनके ऊपर स्पॉटलाइट थी तब कैसा था? आप दोनों ही लोग ये चाहते हैं ना कि इस देश का लोकतंत्र परिपक्व हो, इस देश की संसद में खुलकर बहस हो, इस देश में ट्रांसपेरेंसी हो, और इस देश की जनता को, इस देश की मीडिया इस तरीके से एजुकेट करे कि वो इन सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में खूब दिलचस्पी ले, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की बात हो या दूसरी चीजें हो। हिमांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आखिरी टिप्पणी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल को संबोधित किया, विपक्ष पर इल्जाम लगाए। संसद का सत्र जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि बहुत ही सपाट लहजे में कहूं तो पूरा का पूरा मॉनसून सत्र धुलता नजर आ रहा है। कई महत्वपूर्ण बिल ध्वनिमत शोर शराबे के बीच पास हो रहे हैं, और ना तो मीडिया, जिसमें लल्लन टॉप भी इंक्लूडेड है, उन पर उतना ध्यान दे पा रहा है जितना देना चाहिए। कई दफा कह दिया जाता है हाँ साहब कोकोनट पर एक बिल पास हो गया, जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस पर एक बिल पास हो गया, इसमें ये है वो। इनकी बारीकियां हैं भाई। देश की संसद बैठी है, विधायिका बैठी है, विधान बन रही है, उस विधान पर एक एक शब्द पर घंटों बहस होनी चाहिए, लेकिन शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, सब एक दूसरे पर लानत बनानत कर रहे हैं। हिमांशु जी, आपकी सत्ता पक्ष की रणनीति पर नेता नगरी के आज के एपिसोड की आखिरी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सत्ता पक्ष पूरी तरीके से चाहता है कि विपक्ष को जो है वो एक्सपोज कर दिया जाए, क्योंकि वो डिस्कशन नहीं होने दे रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष भी कहता है चर्चा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच है। क्योंकि जो बात राहुल जी ने कही कि विपक्ष चाहता है कि रूल के तहत डिस्कशन हो, 184 में हो या 193 में। 184 में होगा तो वो डिवीजन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, और एक समझ आएगा कि सरकार और सत्ता पक्ष में मुद्दे को लेकर कितनी मत भिन्नताएं हैं और कितने लोग किस तरफ है। लेकिन अगर वो 193 पे होगा तो उसमें मंत्री का रिप्लाई होगा, और रिप्लाई के एवज में जो सवाल होंगे उसके जवाब फिर से होंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव ने दोनों हाउसेज में अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अब आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसको चाहे कॉलिंग अटेंशन में कीजिए या शॉर्ट ड्यूरेशन में, मंत्री का रिप्लाई नहीं होगा। अब क्योंकि बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पेगासस का इशू बहुत बड़ा नहीं है, और बीजेपी की एक अच्छी रणनीति ये है, जो बात ना राजदीप उठा रहे हैं ना अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं हो रही, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट कर सकती है।
पेट्रोल की कीमत को लेकर नहीं हो रही है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। ये ऐसे इशू हैं। बीजेपी को अब ये एक अच्छी चीज मिल गई है, पेगासस को लेके जाइए, जासूसी को लेकर के जासूसी कराते हैं वो। तो कोई भी अगर समझदार मतलब जितने लोग राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि हर सरकार में इस तरीके के आरोप लगते हैं। राहुल जी ने ये बात पहले भी कही थी कि प्रणब मुखर्जी के दफ्तर से ये कहा गया था कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। उसके बाद दोनों मंत्रियों ने आके अपने अपने बयान दिए थे और कहा था कोई चिंगम चिपका के चला गया। ये हर सरकार पर आरोप आज से नहीं, पिछले कई दशकों से लगते रहे हैं। सरकार को ये मालूम है ये मुद्दा बहुत ज्यादा जो है उन पर डेंट नहीं कर सकता, और संसद नहीं चलने के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाएं और बताएं कि विपक्ष क्यों नहीं चलने देना चाहता है। विपक्ष जो है उनसे जुड़े हुए बिलों को पास नहीं करने देना चाहता था, हमने फिर भी उन बिलों को पास कराया। अब आप देखिए 6 ऑर्डिनेंस थे, 6 में से 4 ऑर्डिनेंस लोकसभा में हो गए हैं, 3 राज्यसभा में पास हो चुके हैं, हो हल्ले में हुए हैं, वॉइस वोट में हुए हैं। मैं एक चीज बता देता हूं सौरभ जी, अगर कोई व्यक्ति इस हो हल्ले हंगामे में भी अपनी सीट पर डिवीजन नंबर पर जाकर ये कह सकता है कि मैं डिवीजन चाहता हूं, तो डिवीजन होगा और हंगामे को रोकना पड़ता। लेकिन ना विपक्ष चाहता था, ना सरकार चाहती थी। अगर विपक्ष का कोई भी सांसद, एक व्यक्ति जाकर अपनी सीट पर अपने डिवीजन नंबर पर जाकर बैठ के ये कहता चेयर को कि मैं डिवीजन चाहता हूं इस बिल के इस क्लॉज पर, तो डिवीजन होता। लेकिन कोई नहीं चाहता। सब चर्चा करने की किसी की इच्छा नहीं है, सब चाहते हैं वो स्कोर करे पॉलिटिकली और अपने अपने मुद्दों को लेकर जाएं। विपक्ष बटा हुआ था, अलग अलग मुद्दे उठा रहा था। पिछले 3 दिनों पहले ये कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि एक ही आवाज जो है विपक्ष की तरफ से आए, और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि पेगासस को लेकर हम सब चाहते हैं चर्चा। पेगासस सबसे बड़ा इशू हो गया है बीजेपी के लिए। यही प्लस पॉइंट है कि पेगासस सबसे बड़ा इशू है। वहां जो है किसान नहीं है, वहां महंगाई नहीं है, वहां अन्य मुद्दे गौण हो गए हैं। अगर कुछ है तो सिर्फ पेगासस है, और ये बीजेपी को शायद सूट करता है, और इसीलिए वो जाकर ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोज करें। आप जनता के बीच जाइए 15 अगस्त के बाद और एक्सपोज करते रहिए। अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही है तो बीते दिन न्यूज रूम में चर्चा के दौरान राजदीप सरदेसाई जी भी कुछ इसी आशय की बात कर रहे थे। राजदीप जी, आपका आज के नेता नगरी का आखिरी कमेंट। 3 छोटी बातें। एक तो मैं हिमांशु से मानता हूं कि महंगाई पर डिबेट होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कोविड मैनेजमेंट पर डिबेट होनी चाहिए, पूरे इकोनॉमी पर डिबेट होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने हमारी आर्थिक स्थिति है, नौकरियां, ये वो, इन पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन हर सेशन में कुछ प्राथमिकताएं होती है, कुछ टैक्टिक्स होती है, जिसमें मुझे लगता है कि हमने देखा है कि विपक्ष और सरकार के बीच में कोई डायलॉग हो नहीं रहा है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, सबको सूट होता है। ये बात शायद सही है। लेकिन मैं बस आखिर में ये कहूंगा, मैं इतना इमोशनल क्यों हो गया। मैं 94 में मुंबई से आया। मैं मुंबई से क्यों आया? क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवर करना चाहता था। मैं आया था यहाँ, मुझे लगता है 93 में एक बार, जब कपिल सिब्बल ने जस्टिस रामास्वामी की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हो रही थी, मुझे मुंबई से भेजा गया उसे कवर करने। टाइम्स ऑफ इंडिया में था, और मैंने देखा जिस तरह से संसद चल रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े नाम थे, जिस तरह से वो अपने तर्क रखते थे, सोमनाथ चैटर्जी। और मैं बिल्कुल, मुझे लगा यार मुझे ये सब कवर करना है। आज मैं देखता हूं, और इतिहास की बात मेरे दोस्त राहुल कह रहे थे, हम इतिहास पे जा सकते हैं। मैं देख रहा था नेहरू जी और वाजपेयी जी यंग एमपी थे, लेकिन नेहरू जी आते थे, बैठते थे, क्योंकि वो वाजपेयी जी को सुनना चाहते थे। ऐसे भी मुद्दों पर जहां वाजपेयी जी नेहरू जी को की बहुत ही एक तरह से क्रिटिसाइज करते थे, चीन के मुद्दे को लेके देखिए वाजपेयी जी की बड़ी स्पीच हुई थी। कहां गया वो सपना? मैं आज 56 साल का हो गया हूं, 27 साल मेरे दिल्ली में हो गए। पहली बार मैं डिप्रेस्ड इतना हूं कि पार्लियामेंट जिसे मैं कवर करने आया था, वो क्या हो गया? वो पार्लियामेंट कहां है? वो उस तरह की बहसें जो हम सुन सके, जिससे हमारी जानकारी बढ़ सके। कहां है वो बिल्स जिस पर चर्चा वाकई होती है जिस तरह से होनी चाहिए?
अब आप कहेंगे कि आप बड़े एक तरह से भावुक हो रहे हैं, अभी 2021 में इतने सालों में जब हो रहा था तो क्या है। हाँ, ये बात सही है, ये लगातार गिरावट है मेरे दोस्त, और ये ऐसी स्थिति पर आ गई है कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी, संस्था जो है वो कमजोर हो गई है। बिल्कुल सही हिमांशु ने कहा, हमें बहस करनी चाहिए महंगाई पर, इकोनॉमी पर क्या रोड अहेड है, लेकिन कहां होगा जब इतना ध्रुवीकरण हर चीज को पर हो गया है। तो आई डोंट थिंक द पार्लियामेंट विल बी एबल टू डिबेट इन अ मैनर इन विच कुछ निकलेगा उससे, वाकई जनता को पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। ये जो गैप बन गया है संसद और देश के बीच, दिस सपोज्ड टू बी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स माय फ्रेंड, इट इज नॉट एनी मोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम इन अ वे पावर स्ट्रक्चर्स दैट आर frankly only the government dominating the discussion। हर सेशन के पहले मोदी जी आते हैं और कहते हैं हर विषय पर हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। एंड में क्या होता है, एंड में इसी तरह से टकराव हो रहा है, एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग, एंड आई होप दैट विल चेंज। दैट इज माय आई होप इंस्टीट्यूशंस विल चेंज, इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल। और एक आखिरी बात, क्योंकि आपने शशि थरूर का जिक्र किया, उनके एक अंग्रेजी में एक लाइन थी, आज की तारीख में वेयर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट, यानी आप किसी मुद्दे पर कहां खड़े रहते हैं ये इस बात पर तय है कि आप विपक्ष में हैं या सरकार में हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं आप एक चीज कहते हैं, जब आप सरकार में आते हैं वही उलट कहते हैं। जो अरुण जेटली विपक्ष में थे वो कहते थे डिसरप्शन बिल्कुल सही है, आप सरकार में आते हैं और कहते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है विपक्ष। ये हमारे देश की हकीकत है मेरे दोस्त, मैं इस पर ही बात करना चाहता था। सॉरी फॉर गेटिंग इमोशनल, आई एम नॉट अ टीवी पैनलिस्ट, ना मैं बनना चाहता हूं। राहुल श्रीवास्तव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए सौरभ, पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी में डिसरप्शन ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी बन गया है और सरकारों की भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज है। मैं वही कह रहा हूं कि एक अनस्टेटेड एग्रीमेंट बन गया है कि तुम डिसरप्ट करो, डिसरप्शन से तुम अपना फायदा लो, डिसरप्शन से हमें फायदा होगा। बड़े मुद्दों पर बहस नहीं होगी। गांव में जाकर के आप किसी गरीब गुरबा को बोलेंगे कि भैया हमारा फोन टैप हो रहा, तो यार किसका क्या समझ आएगा। बात यह है कि इस समय सरकार को बड़े डर हैं। कोविड जैसा जो मिसहैंडलिंग हुआ कि उसमें जाने गई, सरकार बिल्कुल घुटने पे खड़ी थी, पूरा तंत्र बैठा था, उस पर डिबेट नहीं है, उस पर सरकार पिट सकती है। सरकार को फायदा है कि उस पर पिटने की जगह वो ये विपक्ष की मार झेल ले, बैकडोर से बिल निकाल ले, काम हो गया। लेकिन राजदीप की तरह से मैं थोड़ा सा नाउम्मीद कहूंगा, मैं कहूंगा कि उठेंगे एक बार अभी दिल के बलबले, माना कि दब गए हैं जिंदगी से हम। अरे वाह, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी। आप लोगों की उम्र हुई है पर अभी इतनी भी नहीं हुई, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस फिल्म का मैं जिक्र करने जा रहा हूं तब तो आप लोगों की जवानी एकदम शोला और शबनम वाले दौर में रही होगी, ठट्टा मारती होगी। कुछ कुछ होता है करके फिल्म आई थी, करण जौहर की डेब्यू फिल्म, उसका एक चीकी सा डायलॉग था जो हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है कि राहुल और अंजलि का फिर झगड़ा हो गया। अब उसी हिसाब से राहुल और राजदीप का फिर झगड़ा हो गया टाइप की हेडिंग लगवाऊंगा मैं। फिर मत कहिएगा कि ये वीडियो के अरे साहब ऐसा ना करिए, झगड़ा बराबरी में होता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, आप करण जौहर को कह दीजिए, आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स है, या अनुराग कश्यप को, कि राहुल और मुझे एक पिक्चर में काम दे दे। वी आर रेडी टू डू इट। अनुराग कश्यप को फिल्म आप दोनों का कत्ल हो जाएगा। एक्टिंग का प्रोफेशन चुन लिया। और ये राहुल श्रीवास्तव जी ने जो फकीरी दिखाई है ना, ये कह के भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, राजदीप के मुकाबले आप राजदीप को मेरे बराबर मत खड़ा करिए, ये हिमाकत होगी आपकी तरफ से। नहीं, ये छोटे और बड़े का मतलब आज आप बता दीजिए, क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी बॉस? सौरभ, प्रोग्राम 4 घंटे का नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। चलिए यार से छेड़ चली जाए असत, ये मुखामुखम चलता रहेगा, संवाद का ये सिलसिला चलता रहेगा। आप तीनों मेहमान अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हम तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु, थैंक यू सो मच। थैंक यू।